जैसे ही मेरे हाथ में रिपोर्ट आई, मैं गुस्से से तमतमाया हुआ गाड़ी में आकर बैठा और मैं पूरे विश्वास के साथ रिपोर्ट खोली कि उसमें वही है जो मैं जानता हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उस घटिया औरत को सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही रिपोर्ट के पन्ने को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसमें तो सच में मेरा नाम संजय है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मैं गांव में रहता था। मेरे पिताजी गांव के जमींदार थे। वे बड़े ही सख्त किस्म के रौबदार शख्स थे। उनकी सख्ती की वजह से ही किसी की भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। इसका कारण ये था कि पापा ने उन्हें कम उम्र से ही जमीन के काम काज में लगाकर जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो पूरा दिन धूप में गांव के जो किसान थे उनके साथ काम करते थे और फिर शाम को थके हारे घर आते थे। लेकिन मेरी जिंदगी उनसे थोड़ी अलग थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, जिस वजह से मैं हर समय बस किताबों में ही खोया रहता था। और अच्छी बात यह थी कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ने से कभी रोका भी नहीं था। उन्होंने मेरी बड़ी बहनों की शादियां उनकी सही उम्र होते ही कर दी थी। लेकिन न जाने क्यों बेटों के मामले में उनकी जो सोच थी वो कुछ अलग ही थी। उन्होंने बड़ा ही अजीब सा नियम अपने बेटों के लिए बना रखा था, जो बहुत ही सख्त था। उनका सोचना ये था कि एक आदमी की शादी तभी होनी चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से जिम्मेदार ना हो जाए, ताकि वो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सके। और जब तक ऐसा नहीं हो जाता है तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे बड़े भैया जब 32 साल की उम्र के होने वाले थे तब कहीं जाकर मेरे पापा ने उनकी शादी के बारे में सोचा था। इससे पहले तो घर में कोई भी अगर उनकी शादी को लेकर सवाल जवाब कर देता तो वो किसी बड़े जुर्म के जैसा समझा जाता था। पापा, अब मेरी भी उम्र तो 31 साल हो गई है ना। और फिर आसपास के सभी लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें बनाते हैं। कम से कम अब तो मेरी शादी करवा दीजिए। मेरे तीसरे नंबर वाले भैया ने एक दिन हिम्मत करके पापा से इस बारे में बात की। वो भी पापा से बहुत डरते थे। इसी वजह से ये बात करते हुए उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और पसीना भी आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जुबान आजकल बहुत चलने लग गई है। पापा ने घूर कर भैया की तरफ देखा और नजर उन पर ही टिका दी। उनकी आंखों में उस वक्त दहशत साफ दिख रही थी। तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारी दूसरे भाइयों की शादियां भी इसी उम्र में हुई। तुम्हारी भी इसी उम्र में होगी जिसमें उनकी हुई। इससे पहले अगर तुमने शादी का नाम लिया तो फिर समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पापा, गांव के मेरे हम उम्र सभी लड़कों की शादियां हो चुकी हैं। लोग जब भी मुझे देखते हैं तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि देखो, जमींदार के बेटे कुंवारे बैठे हुए हैं। भाई ने घबराते हुए एक बार फिर नजर झुकाकर हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन इसके साथ ही वो डर से थोड़ा पीछे हट गए। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला पत्थर की लकीर है और मेरा ये घर मेरे जिंदा रहते हुए मेरे ही नियम कायदे कानून पर चलेगा, ना कि लोगों की बातों पर। पापा ने अपने कड़क अंदाज में फैसला सुनाया और बर्तन को जोर से मेज पर पटक कर वहां से चले गए। इसके बाद चारों तरफ खामोशी पसर गई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पापा के फैसले के खिलाफ एक भी शब्द अपने मुंह से निकाल सके। ये सब देखकर अब मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जब अभी मेरे बड़े भाइयों की शादी ही नहीं हो पा रही है तो फिर मेरा नंबर कहाँ से अभी आ जाएगा। मेरी बारी में तो अभी बहुत देरी थी, क्योंकि मैं सबसे छोटा था और मुझसे बड़े तो अभी दो भाई ही कुंवारे बैठे थे। इसीलिए फिर मैंने अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई पर लगाना शुरू कर दिया। मैं रात को देर तक पढ़ता रहता और फिर एग्जाम होते तो अच्छे नंबरों से पास भी होता। लेकिन जब मैं अपनी यंग एज में आया तो मेरा सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया और इसी वजह से मैं गलत रास्ते पर चला गया। मेरे हॉस्टल की जिंदगी और वहां जो दोस्त मिले उनकी गलत संगत ने मुझे बर्बादी की मंजिल की तरफ पहुंचा दिया। मैं अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सका और गलतियों पर गलतियां करता चला गया, जिस वजह से मैं ना सिर्फ अपने आप को शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। जब मुझसे बड़े वाले भाई की शादी हुई थी उस वक्त मुझे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जो मेरे लिए बहुत खौफनाक था, क्योंकि मैं अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो कभी भी औलाद की खुशी को महसूस नहीं कर सकता था।
ये कैसी तीखी और भयानक सच्चाई थी जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां और मेरे भविष्य को लेकर सजाए गए सारे सुनहरे सपनों को छीन लिया था। ये सब सोच सोचकर मैं दिन रात घुटने लगा था। दरअसल मुझे अपने ऐसे हालातों का पता तब चला जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था, और ये ऐसी चीज थी जिसके बारे में मैं ना तो किसी से बात कर सकता था और ना ही घर में किसी की मदद ले सकता था। लेकिन मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने सबसे छिपकर शहर के कई सारे डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक दवा देने वाले लोगों के क्लिनिक के चक्कर लगाए। लेकिन मैं जहां भी गया मुझे हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। मैं अब तक जो भी पैसा अपनी मेहनत से जमा किए था वो सब कुछ मैंने अपने इलाज पर बर्बाद कर दिया था। लेकिन अफसोस कि मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। संजय, तुम्हारी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हैं। एक मशहूर डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट को मेरे सामने रखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात का क्या मतलब है? क्या मैं कभी ठीक भी नहीं हो सकता हूँ? मैंने घबराई हुई आवाज में उनसे पूछा। उस वक्त मेरा गला डर के मारे सूख रहा था। देखो संजय, तुमने अपनी उम्र के सबसे खास पड़ाव पर अपनी हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ किया है उसने ही तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और जिस वजह से तुम अब कभी भी औलाद की खुशी नहीं देख पाओगे। मैं चाहूं तो तुम्हें झूठी तसल्ली भी दे सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और सच्चाई यही है जो मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत कड़वी है। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम्हारा ठीक होना अब लगभग नामुमकिन ही है। डॉक्टर के ये शब्द मेरी आखिरी उम्मीद को तोड़ गए और मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। डॉक्टर ने मुझे पूरी तौर पर नाउम्मीद कर दिया था। मैं अब अपनी औलाद का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा, और ना ही मैं अपनी पत्नी को वो खुशियां दे पाऊंगा। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी, लेकिन इसकी वजह मैं ही था। और इसीलिए मैं अपनी इस कमी को पूरी दुनिया और खास तौर पर अपने घर वालों से हमेशा के लिए छुपाना चाहता था। इस सच्चाई के खुलासे के बाद मैं रात रात भर जागता रहता था और अपनी ऐसी किस्मत पर रोता था। बाहरी तौर पर देखने से मैं हट्टा कट्टा एक नौजवान जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से खोखला और बेबस हो चुका था, क्योंकि मेरी जिंदगी की असली खुशी तो खत्म ही हो चुकी थी। और इस सबका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैंने जो नादानी की, जो गलतियां की, जिसका खामियाजा आज मुझे इस हाल में भुगतना पड़ रहा था। मेरे दोस्त जब भी पार्टियों में जाते हैं या किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर लड़कियों की तरह तरह की बातें करते रहते और उनके साथ अपने भविष्य के सपने भी सजाते थे। मुझे ये सब सुनकर बहुत घुटन महसूस होती थी, और इसीलिए मैं उनके बीच से उठकर चला जाता था, जिस वजह से वो लोग मुझे घमंडी और अकड़ू समझने लगे थे। लेकिन असली सच्चाई तो ये थी कि मैं तो अंदर से बुरी तरह से टूटा और डरा हुआ था। मुझे अब अक्सर इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं किसी दिन मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए जिससे मेरा ये राज सबके सामने आ जाए। अगर गलती से भी किसी को ये पता चल गया तो फिर मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचूंगा। मेरी ये सच्चाई मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां क्लास की हर लड़की और लड़का मेरे टैलेंट के कायल थे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था। वहां के टीचर्स मेरी ही मिसाल देते थे। मैंने अपनी इस कमी को छुपाने के लिए किताबों का सहारा ले लिया था। मैं दिन रात पढ़ाई में खोया रहता था ताकि कोई भी मुझसे मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में ज्यादा बातचीत ना करे। इस क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम गार्गी था। वो बहुत ही साधारण, खूबसूरत और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी। मेरी खामोशी और टैलेंटेड पर्सनालिटी ने गार्गी को मेरी तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। वो मुझे पसंद करने लगी थी। इसीलिए बहाना बनाकर वो अक्सर मुझसे बात करने की कोशिश करती। कभी वो नोट्स मांगने के बहाने मेरे पास आती, तो कभी किसी लेक्चर पर बहस करने के बहाने मुझसे मिलना जुलना करती। संजय, क्या तुम मुझे इस प्रोजेक्ट पर थोड़ी सी मदद कर सकते हो? क्योंकि मुझे ये थ्योरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। गार्गी ने एक दिन लाइब्रेरी में टेबल के पास खड़े होकर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मेरे पास समय नहीं है। ऐसा करो, तुम किसी और से हेल्प ले लो। मैंने अपनी किताब से नजर हटाए बिना ही
बड़े ही ठंडे और रूखे अंदाज में उससे कहा, लेकिन संजय, ये टॉपिक सबसे बेस्ट तुमने ही तैयार करके दिया है। सर ने ही मुझे इस बारे में बताया था और इसीलिए उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस पर तुमसे पूछ लूं। बस 10 मिनट की ही तो बात है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर अचानक कुर्सी खींचकर मेरे पास ही बैठ गई। मैंने एक बार फिर से रूखे अंदाज में कहा कि मेरी बात समझो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे परेशान मत करो और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गुस्से से अपनी किताबें बंद की और फिर कुर्सी को पीछे धक्का देकर बिना उसकी तरफ देखे लाइब्रेरी से सीधा चलता हुआ बाहर निकल गया। मुझे अब लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। गार्गी तो क्या, मैं अपनी क्लास की किसी भी लड़की से बिना मतलब की कोई भी बात नहीं करता था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अपने काम काज पर होता था और जब कभी मैं थोड़ा फ्री होता तो बस मेरे इस राज का डर मुझ पर हावी हो जाता, जो कि मुझे किसी दीमक की तरह दिन ब दिन अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर कोई भी लड़की मेरे बहुत ज्यादा करीब आई तो कहीं वो मेरे इस खोखलेपन को पहचान न ले। लेकिन मेरी बेरुखी और इस कठोर व्यवहार के बावजूद भी गार्गी का प्यार न जाने क्यों मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा एहसास दिखता था। उसने मेरे करीबी दोस्तों से किसी असाइनमेंट का बहाना बनाकर मेरा फोन नंबर भी ले लिया। एक रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और उस वक्त मैं अपनी किस्मत पर ही दुखी हो रहा था कि तभी उसी वक्त मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, कौन है? मैंने फोन उठाकर गुस्से से पूछा। संजय, मैं गार्गी बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से उसकी धीमी और कांपती हुई आवाज आई। वो काफी डरी हुई लग रही थी। उसका नाम सुनते ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया और मैंने दांत पीसते हुए बोला कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है और तुम मुझे इस वक्त इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो? ये कहकर मैं झटके से बिस्तर से खड़ा हो गया। मेरा चेहरा एकदम से गुस्से से लाल हो गया था। आई एम सॉरी संजय, लेकिन मेरी बात समझो, मुझसे अब रहा नहीं गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं हर वक्त बस तुम्हारे ख्यालों में ही खोई रहती हूँ। उसने रोते हुए मुझे अपने दिल की बात उस दिन बता दी, जिसे सुनकर मुझे बहुत गहरा झटका लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है गार्गी? क्या तुम पागल हो गई हो? देखो, साफ साफ एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट है और इसीलिए आगे से मुझे कॉल करने की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने कड़क अंदाज में जवाब दिया और फोन काटने लगा। तभी उधर से उसकी आवाज आई। एक बार मेरी बात तो सुन लो संजय। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझसे इतनी नफरत से ठुकरा रहे हो? वो लगातार रो रही थी और उसकी आवाज में गहरा दर्द था। देखो गार्गी, तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दूसरों का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारी जो मर्जी चाहे वो सब तुम करो, लेकिन मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। मैंने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया और गुस्से से फोन काट दिया। इसके बाद भी गार्गी ने हार नहीं मानी। वो हर रोज कॉलेज में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। उसकी ऐसी हरकतें मुझे अंदर से और भी ज्यादा डरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस लड़की से अपना पीछा कैसे छुड़वाऊं। संजय, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से मैंने लंच बनाया है। अगले दिन जब वो कॉलेज के ग्राउंड में एक टिफिन लिए मेरे सामने खड़ी थी तो बड़ा मुस्कुराकर उसने अपने हाथ का बनाया खाना मेरे सामने पेश किया। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। मुझे भूख नहीं लगी है और तुम्हें समझ में नहीं आता? मेरे लिए ये सब करना बंद कर दो। तुम क्यों अपना वक्त फालतू में बर्बाद कर रही हो? मैंने टिफिन की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ने की कोशिश की। संजय, सुनो तो सही, एक बार बस थोड़ा सा खा लो। मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठकर इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए लंच तैयार किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी आवाज में गहरा दर्द था और अपनापन भी, जो मुझे और ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहा था, क्योंकि मैं उसके अपनेपन के काबिल नहीं था। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती है? मैंने तुमसे कह दिया है ना कि मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हो और यहाँ सबके सामने मेरा तमाशा बना रही हो। मैंने टिफिन को जोर से एक झटके में उसके हाथ से खींचा और फिर पास में रखे हुए एक डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने सन्नाटे की हालत में मुझे देखा
उसकी नजरों में उस वक्त दुख था, या शायद गुस्सा भी, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। मुझे उस पर तरस तो आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को पत्थर कर लिया। मैं जानता था कि मैं उसे वो खुशी नहीं दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। एक औरत को जो खुशी चाहिए होती है वो मेरे पास तो थी ही नहीं। इसीलिए मैं यही चाहता था कि वो मुझसे नफरत करने लगे। मैं खुद को उसकी नजर में बुरा साबित करना चाहता था ताकि वो मुझे छोड़ दे। कुछ दिन के बाद वो मुझे कैंटीन के पास मिल गई। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं और वो बुरी तरह से बिखरी हुई लग रही थी। ये वो पहले वाली गार्गी नहीं थी जो हमेशा हंसती मुस्कुराती चहकती हुई दिखती थी। संजय, मेरी बात तो सुनो। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से इतने सख्त नहीं हो जितना तुम ऊपर से दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। उसने मेरा रास्ता रोकते हुए मेरी आंखों में देखकर कहा, साफ साफ सुन लो, मुझे तुमसे कभी भी प्यार नहीं होगा। तुम अपना वक्त और अपने इमोशंस फालतू में बर्बाद कर रही हो, इसीलिए मुझसे दूर रहो। मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा और उसके सामने से हटकर जाने लगा। अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है या फिर तुम्हारी एंगेजमेंट कहीं और हो चुकी है तो फिर मुझे एक बार अपना पूरा सच बता दो ना। मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी और आगे कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसने बेबस होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो आखिरी उम्मीद थी वो दम तोड़ रही थी। ये मेरी जिंदगी है और मेरी मर्जी है। मैं जिससे चाहूं शादी करूं या ना करूं। तुम कौन होती हो इस बारे में फैसला करने वाली? तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई भी नहीं हो जो मेरी पर्सनल चीजों को लेकर मुझसे सवाल जवाब करो। मैंने दो टूक शब्दों में उसे समझा दिया। लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ संजय। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। उसके आंसू बहने लगे थे। उसका इस तरह से रोना मुझे और गुस्सा दिला रहा था। तुम जहां चाहे शादी कर लो, लेकिन मेरा इंतजार करने के लिए मत बैठना, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगा। समझ गई? मैं उसे रोता हुआ छोड़कर वहां से तेजी से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं एक बार भी पलट कर देख लिया तो वो कोई भी झूठी उम्मीद पाल सकती थी। मैंने कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया। मैंने अपना शहर भी बदल लिया। मुझे लगा था कि शायद अब ऐसा करने से गार्गी से मेरी जान छूट जाएगी। दूरियां उसके प्यार को खत्म कर देंगी और वो मुझे भूल जाएगी। वहां यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ही अलग था। वहां का पढ़ने लिखने का तरीका और रिसर्च काफी जटिल थे, जिस वजह से मैं बहुत बिजी हो गया था। लेकिन मेरा अतीत और मेरे काले कारनामे हमेशा एक छाया की तरह मेरे साथ थे। मैं कहीं भी चला जाता पर मेरा वो डर मेरे साथ ही रहता था। संजय, तुम यूनिवर्सिटी में भी हमेशा अकेले ही रहते हो? कभी किसी के साथ बैठकर थोड़ी गपशप भी कर लिया करो। और ना ही तुम कभी किसी ट्रिप पर गए हो? मेरे एक नए क्लासमेट ने कैफेटेरिया में मेरे पास बैठते हुए पूछा। नहीं, मुझे बस अकेले अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ और फिजूल की बातों से मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मैंने किताब से बिना नजर हटाए रूखा सा जवाब दिया। अरे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई तो होगी तुम्हारी जिंदगी में, कोई लड़की जिसे तुम पसंद करते हो, या फिर जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा हो। आखिर तुम इतने हैंडसम हो, इतने टैलेंटेड हो, कोई तो वजह होगी तुम्हारे इस अकेलेपन की। उसने मुस्कुराते हुए मुझे और ज्यादा कुरेदने की कोशिश की। अपनी बकवास बंद करो। मुझसे इस तरह की बेकार की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो ना, और मुझे पढ़ने दो। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने सख्ती से उसे चुप करा दिया और अपनी किताब को उसके ठीक मुंह के सामने कर दिया। वो मेरे इस कड़वे व्यवहार पर हैरान रह गया और फिर वहां से उठकर चला गया। इसके बाद उसने दोबारा कभी भी मुझसे मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैंने अपने आसपास एक ऐसी ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी जिसे पार करना अब किसी के बस में नहीं था। यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर के दौरान ही एक दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो एक अनजान नंबर से था, लेकिन वो मैसेज जिस तरह से लिखा गया था, उसे पढ़ते ही मैं पहचान गया कि ये किसका मैसेज है। गार्गी ने शायद अपना नंबर चेंज कर लिया था। तुम मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाई संजय। मैं आज भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ।
मैंने मैसेज पढ़ते ही नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके इस पागलपन की हद तक पहुंचने वाले प्यार से मैं बहुत बुरी तरह से डरने लगा था। वो नहीं जानती थी कि वो जिस संजय के पीछे भाग रही है, वो हकीकत में ऐसा संजय है जो उसे कोई खुशी नहीं दे सकता। उसे संजय का हाथ थामने से उसकी जिंदगी में कभी भी फूलों की बारिश नहीं हो सकती थी। मुझे किसी भी तरह से अपने इस राज को छुपाकर रखना था और इसके लिए सबसे जरूरी यही था कि गार्गी मेरी जिंदगी से दूर रहे। मैं किसी भी कीमत पर अपना सच दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का कमरा अब मेरा ठिकाना बन चुका था। मैं हर वक्त अपना सर किताबों में खपाकर बैठा रहता था। जब मेरे फोन की घंटी बजी तो स्क्रीन पर मुझे पापा का नाम चमकता हुआ दिखा। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ी घबराहट के साथ फोन को कान से लगा लिया। हाँ पापा, मैं झूठी खुशी दिखाते हुए अपनी बात को शुरू किया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है संजय? पापा की भारी और रौबदार आवाज फोन के स्पीकर से सुनाई दी। उनके अंदाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जी बिल्कुल ठीक चल रही है। मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ। मैंने किताब को टेबल पर सामने रखते हुए जवाब दिया। मैं उनकी बात सुनते हुए जैसे सहमसा गया था। अपनी पढ़ाई को अब थोड़ा सा साइड पर करो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी फैसला कर लिया है, पापा ने अपने इस कड़क अंदाज में कहा। उनकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। कौन सा फैसला पापा? मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मुझे डर लगने लगा। मेरे अंदर एक अनजाना खौफ भरकर उठने लगा था। मेरे दोस्त ने अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगा है और मैंने उसे हाँ कर दी है। अगले महीने तुम्हारी एंगेजमेंट है। पापा ने बिना मुझसे कुछ भी हाँ या ना पूछे हुए सीधा अपना फैसला सुना दिया। उनके शब्द मेरे लिए किसी बड़े धमाके से कम नहीं थे। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? मैंने आपसे कब कहा कि मुझे शादी करनी है? मैं गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। तुमसे किसने पूछा है? और तुमसे पूछने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारी अब उम्र हो गई है और इसीलिए अब तुम्हें घर बसाना है और ये मेरा फैसला है। पापा की आवाज में वही सख्ती आ गई। वो किसी की भी ऊंची आवाज को बर्दाश्त करने के आदी नहीं थे। लेकिन पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। आपने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया है? मैंने ऊंची आवाज में जवाब दिया, लेकिन डर के मारे उस वक्त मेरा शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के आगे बोलने की, संजय? पापा ने जोर से दहाड़ते हुए मुझसे कहा। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं साफ साफ बता देता हूँ पापा कि मुझे शादी नहीं करनी है और उस लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने दोस्त को मना कर दीजिए। मैंने साफ शब्दों में फैसला सुना दिया और फोन काटकर बिस्तर पर फेंक दिया। मैं गुस्से से कांप भी रहा था और डर के मारे पसीने से भीग भी रहा था। शादी का नाम सुनते ही मेरी जान निकल गई थी। मैं अपना ये राज किसी भी हाल में दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। कुछ देर के बाद मुझे मेरे बड़े भैया का कॉल आया। तुम पागल हो गए हो संजय? पापा से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? वो गुस्से से बौखला रहे थे। भैया की आवाज में भयंकर परेशानी और हैरानी थी। तो मैं क्या करूं भैया? मैंने कह दिया है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो बस नहीं करनी है। मैंने परेशान होते हुए अपना सर पकड़ लिया। मेरे सर की सारी नसें बुरी तरह से दुखने लगी थी। संजय, तुम्हारे बाकी के भाइयों की आदतें तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने चुपचाप शादी कर ली थी, लेकिन तुम इस तरह से बगावत क्यों कर रहे हो? भैया ने मुझे समझाने की कोशिश की। उनके अंदाज में उलझन थी। मेरी जिंदगी उन सबसे अलग है और आप मेरी उन लोगों से बराबरी मत करिए। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप बस मुझे मेरे हालात पर छोड़ दीजिए। मैं ठीक हूँ। इस अंदाज में मैंने जवाब दिया और फिर उनका फोन भी काट दिया। अगले दिन पापा खुद हॉस्टल आ गए। उनके चेहरे पर भयंकर गुस्सा दिख रहा था। वो मेरे कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गए। तुमने मेरा सर झुका दिया है संजय। पूरे समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर मैंने अपने दोस्त को जवाब दे दिया? पापा ने अचानक से नरम होते हुए मेरी तरफ देखा। वो मुझे इमोशनल तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी इज्जत का वास्ता देकर मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करिए पापा। मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अभी मानसिक तौर पर शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपनी सच्चाई, जो कि जुबान से फिसल चुकी थी, उसे वापस हड़बड़ाकर ठीक करते हुए मुश्किल से सफाई पेश की। मेरा चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था। आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है?
पढ़ाई तो तुम अपनी पूरी कर चुके हो ना, और जमीन जायदाद की तो तुम्हारे पास कमी नहीं है। फिर तुम शादी से भाग क्यों रहे हो? पापा ने मेरी आंखों में ध्यान से झांकने की कोशिश की। उनकी तेज नजरें मुझे डरा रही थीं। मैंने आपसे कह दिया ना पापा कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो बस आप मेरे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। मैंने नजरें चुराते हुए कड़क अंदाज में कहा। मैं किसी भी कीमत पर अपने हथियार डालने को तैयार नहीं था। अगर तुमने उस लड़की से शादी नहीं की तो फिर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। पापा ने अपना आखिरी मोहरा चला। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। जी, बिल्कुल कर दीजिए, मुझे बेदखल। मुझे आपकी प्रॉपर्टी में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर सुन लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैंने बड़ी ही बेशर्मी और ढीठता से जवाब दिया। पापा ने ये सुनते ही खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और उठकर कमरे से चले गए। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मेरी परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ गार्गी मेरे लिए एक नई मुसीबत बन चुकी थी। वो लगातार नए नंबरों से मुझे फोन करती रहती थी। एक रात जब मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसका कॉल आया। मैंने अननोन नंबर देखा, इसलिए उठा लिया। संजय, मेरी बात एक बार सुन लो, वरना मैं अपनी जिंदगी को अलविदा कह दूंगी। गार्गी की रोती हुई आवाज सुनकर मैं एक बार फिर से गुस्से की आग में जलने लगा था। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। तुम्हारा ड्रामा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। गार्गी, तुम जो करना चाहती हो वो करो, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे परेशान मत करो। मैंने दांत पीसते हुए किसी तरह जवाब दिया। मेरी आवाज में कोई दया नहीं थी। संजय, शायद तुम मजाक समझ रहे हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, और अगर तुमने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं फिर यही करूंगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज में गहरी मायूसी थी। अपनी धमकियां किसी और को देना, समझी? तुम सारी लड़कियों के यही हथकंडे होते हैं, लड़कों को अपने जाल में फंसाने के और उनसे अपनी बात मनवाने के। तुम्हारा ये घटिया तरीका जिससे तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, वो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने नफरत से उससे कहा। मुझे उसकी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो संजय। वो गिड़गिड़ाने लगी। उसका ऐसे रोना मेरे पत्थर दिल पर कोई असर नहीं कर रहा था। तुम जैसी पागल और जिद्दी लड़कियों का अंजाम यही होना चाहिए। जो करना है करो, भाड़ में जाओ, लेकिन बस मेरी जान बख्श दो। मैंने बड़ी ही बेदर्दी से फोन काटा और उसका वो वाला नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझे झूठी धमकियां दे रही है, लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं था जितना मैं समझ रहा था। गार्गी के माँ बाप भी जानते थे कि वो मुझे पसंद करती है, और मेरी वजह से ही वो अपने रिश्ते के लिए टाल मटोल कर रही है। 2 दिन के बाद कैफेटेरिया में जब मैं बैठा था तो एक बूढ़ा शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर भारी थकान और परेशानी दिख रही थी। बेटा, मैं गार्गी का पिता हूँ। उन्होंने घबराई हुई आवाज में मुझे अपनी पहचान बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बुरी तरह से घबरा गया था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल शांत रखा। जी, बैठिए, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कुर्सी उनकी तरफ सरकाते हुए थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहा। मैं जानबूझकर अनजान बन रहा था। बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, वो तुम्हारी वजह से पागल हो रही है। अंकल ने बैठते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। आप ये क्या कर रहे हैं अंकल? देखिए, मैंने कभी भी आपकी बेटी को कोई सपना नहीं दिखाया है, बल्कि वो खुद ही मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। मैंने उनके हाथों को पकड़कर उन्हें शांत करने के अंदाज में कहा। मुझे उनकी ऐसी हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा था। बेटा, समझने की कोशिश करो। मेरी बेटी कहीं और शादी नहीं करना चाहती। मेरी इकलौती ही बेटी है। अगर उसकी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई तो वो तो मर जाएगी। मुझ पर दया करो। ये कहकर वो रो पड़े। एक बाप का इस तरह से रोना मुझे अंदर से झकझोर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी इंसानियत पर भारी पड़ रही थी। देखिए अंकल, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं गार्गी से शादी नहीं कर सकता। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तो कभी आपकी बेटी से नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि वो ही फालतू में मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसीलिए आप घर जाइए और अपनी बेटी को समझाइए। मैंने अपनी वही बात दोहरा दी। मैं उनके इमोशंस को नजरअंदाज कर रहा था। तुम इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो बेटा? एक लड़की तुम्हारे लिए अपनी जान देने पर तुली हुई है,
और तुम हो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अंकल ने गुस्से और दुख से चिल्लाकर कहा। उनका अंदाज बहुत कड़वा हो गया था। देखिए अंकल, मेरी जिंदगी के फैसले आप नहीं कर सकते और मैं इस तरह से किसी की भी फालतू की जिद के आगे अपना सिर नहीं झुका सकता। इसीलिए अब आप यहाँ से चले जाइए। मैंने बड़ी बेशर्मी के साथ उन्हें जाने का इशारा किया। वो मुझे बुरा भला कहते हुए वहां से चले गए। मैं जानता था कि गार्गी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं अपनी कमी छुपाना चाहता था जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। मैं बहुत मानसिक दबाव का शिकार हो चुका था। अब अगर गलती से भी कोई इंसान मुझसे शादी की बात कर देता तो मैं उसके साथ लड़ने झगड़ने पर उतर आता था। मेरे लिए धैर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। संजय, यार तुम आजकल इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो? तुम तो छोटी छोटी बातों पर मारपीट पर ही उतर आते हो। मेरे क्लासमेट ने एक दिन मुझसे परेशान होकर कहा। तुम्हें मेरे बिहेवियर से आखिर दिक्कत क्या है? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, मुझ पर नजर रखना बंद कर दो। मैंने टेबल पर गुस्से से घूंसा मारते हुए कहा। मेरी आंखों में उस वक्त खून उतर आया था। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुमसे बस नॉर्मल तरीके से ही पूछ रहा था। छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा था। उसने मुझे बुरा भला कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो मेरे इस रिएक्शन से बुरी तरह से घबरा गया था। मुझे किसी की भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग मेरी जिंदगी में बिना मतलब के फालतू में दखल अंदाजी करते रहते हैं। बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहो, मैंने चिल्लाकर कहा और फिर वहां से चला गया। मुझे हर इंसान अब अपना दुश्मन दिखाई देने लगा था। यहाँ तक कि शादी की बात करने वाला तो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन लगता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि ये मेरा राज जान सकें। रात को अब मुझे डरावने सपने आने लगे थे कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं और मुझे नामर्द कहकर बुला रहे हैं। मेरे दिमाग की नसें टेंशन के मारे इतनी तन गई थीं कि ऐसा लगता था जैसे कभी भी फट जाएंगी। अब तो मैंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया और आखिरकार फिर वो मनहूस दिन आ गया जिसने मेरे चारों तरफ जो घेरा मैंने बनाया था उसको तोड़ दिया। मैं उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था जब मेरे दरवाजे पर एक भयंकर दस्तक हुई। घबराकर मैंने दरवाजा खोला तो सामने हॉस्टल का चौकीदार खड़ा था। संजय, नीचे कोई बूढ़ा आदमी है जो तुमसे मिलने आया है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही है, चौकीदार ने जल्दी से बताया। उसके चेहरे पर भयंकर परेशानी थी। मैंने नीचे जाकर देखा तो वो तो गार्गी के पापा ही खड़े हुए थे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा भी आंसुओं से भीगा था। क्या हो गया है अब? आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं? मैं उनके पास जाकर बोला। देखिए, मैं और कोई तमाशा नहीं करना चाहता। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और बोले, बेटा, मेरी बेटी मर रही है जिसकी वजह तुम हो। उसने आज वो कदम उठाया है जो उसे कभी नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने एकदम से आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे छोड़िए। मैंने हैरानी और परेशानी से उनके हाथ को झटका दिया। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया था। वो इस वक्त अस्पताल में है और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अंकल की आवाज ये कहते हुए भर्रा आई थी। वो वहीं जमीन पर गिरकर बुरी तरह से रोने लगे। तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो उसका अपना फैसला है ना। मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो ये सब करे। मैंने खुद को संभालते हुए कड़क अंदाज में जवाब दिया। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहता था। देखो बेटा, अगर मेरी बेटी मर गई तो फिर मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। मेरी बेटी की मौत का इल्जाम तुम्हारे सिर पर होगा। वो जोर से चिल्लाए और मुझे उंगली दिखाते हुए कोसने लगे। उनकी हर बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। देखिए अंकल, मैं किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। मैंने चौकीदार को इशारा किया कि वो इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दे। गार्गी के पापा तो चले गए, लेकिन उनके शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मुझ पर एक अजीब सी उलझन छा गई थी। मैंने अपनी बाइक की चाबी उठाई और हॉस्टल से बाहर निकल गया। मेरी मंजिल शहर का वो हॉस्पिटल था जहां पर गार्गी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे कि वहां पहुंचकर मैं उससे क्या कहूंगा। उसके घर वाले मेरे वहां पहुंचने पर क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं उन सब बातों से अलग होकर बस किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था।
मेरी बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। अस्पताल पहुंचकर मैंने रिसेप्शन एरिया में आईसीयू का रास्ता पूछा। मेरी सांसें काफी तेज चल रही थीं। आईसीयू के बाहर गार्गी के माँ बाप और कुछ रिश्तेदार खड़े हुए थे। अंकल ने मुझे देखा तो गुस्से से मेरी तरफ कदम बढ़ाए। तुम अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? क्या तुम अब यहाँ पर मेरी बेटी की मौत का तमाशा देखने आए हो? उन्होंने रोते हुए मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी भी पागलों की तरह रो रही थी। अंकल, मुझे बस एक बार गार्गी को देखने दीजिए, प्लीज, मुझे अंदर जाने दीजिए। मैंने पहली बार अपने घमंड को छोड़कर उनके सामने रिक्वेस्ट की। मेरी आवाज में एक नरमी थी। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी वजह से ही वो इस हाल में पहुंची है। चले जाओ यहाँ से। गार्गी की माँ ने आगे बढ़कर मुझे पीछे धक्का दे दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए भयंकर नफरत थी। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करने दीजिए। शायद मेरी बात सुनकर उसकी हालत कुछ ठीक हो जाए। मैंने रिक्वेस्ट की। मैं उस वक्त किसी भी तरह से गार्गी तक पहुंचना चाहता था। वो लोग मुझे रोक रहे थे, लेकिन मैं फिर जबरदस्ती आईसीयू के दरवाजे की तरफ गया। एक नर्स ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। गार्गी के माँ बाप को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। मैंने गहरी सांस ली और फिर आईसीयू में पहुंच गया। वहां पर मशीनों की आवाज काफी तेज गूंज रही थी और सामने बेड पर गार्गी बिल्कुल बेसुध लेटी थी। उसकी गर्दन पर गहरे निशान पड़े थे और उसका चेहरा भी सफेद था। आंखों के आसपास गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसे ऐसी हालत में देखकर मेरे अंदर ना जाने क्या टूटने लगा था। मेरा पत्थर दिल मोम सा होने लगा। मैं उसके पास, बेड के पास ही बैठ गया और चुपचाप उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे लिए इस हद तक भी जा सकता है। मेरी जिद और घमंड ने एक मासूम जान को मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैंने फिर स्टूल खींचकर उसके पास ही बैठ गया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। आईसीयू में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं कुर्सी पर शांत बैठा था और एकटक गार्गी के चेहरे को देख रहा था। काफी देर बीतने के बाद उसकी बंद पलकों में हल्की सी हरकत हुई। मैं एकदम से आगे को झुका। गार्गी ने धीरे धीरे आंखें खोली और खाली नजरों से छत को देखने लगी। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और आंखों में आंसू आ गए। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो गार्गी? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कड़क अंदाज में उससे पूछा। मेरे चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ दिख रही थी। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं सच में मर जाऊंगी संजय। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ, उसने बड़ी ही कमजोर आवाज में कहा और उसके आंसू गालों पर गिरने लगे। पागल लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से तुम्हारे मम्मी पापा का क्या हाल है? वो बाहर रो रहे हैं। मैंने उसके माँ बाप की तकलीफ का एहसास उसे दिलाने की कोशिश की। मैं अंदर से अब भी इस रिश्ते से भागना चाहता था। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है संजय। मैंने मौत को इतने करीब से देखा है, लेकिन मुझे फिर भी सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए अपने प्यार की गहराई पर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। उसकी आवाज में जिद थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये लड़की अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। उसका जुनून मेरी सोच से भी ज्यादा गहरा था। मैंने गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपना सबसे भयानक रहस्य उसके सामने खोलूं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उसे खुद से दूर कर सकता था। ठीक है, तुम मुझसे शादी करने की जिद कर रही हो ना, लेकिन क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो? गार्गी ने मैंने पीछे सीधे बैठते हुए कहा। मेरी नजर उसके चेहरे पर जमी थी। मैं सब कुछ जानने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मुझे बताओ कि क्या बताना चाहते हो। तुम्हारी हर सच्चाई को मैं दिल से एक्सेप्ट करूंगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया। उसके अंदाज में बहुत भरोसा था। अच्छा, अगर तुम्हें मेरा राज पता चल जाए तो फिर तुम खुद ही शादी से इनकार कर दोगी और मुझसे नफरत करने लगोगी। मैंने उसे मानसिक तौर पर तैयार होने के लिए एक इशारा दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि सच्चाई सुनते ही वो मुझसे दूर भाग जाएगी। मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ संजय। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं आपको हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। वो हल्का सा मेरी तरफ मुड़ते हुए बोली। अच्छा, तो फिर ध्यान से सुनो। मेरी सच्चाई ये है कि मैं एक नामर्द हूँ। मैंने बिना किसी झिझक के सीधा ये कड़वा सच उसके मुंह पर दे मारा। मेरी आवाज में गुस्सा था। गार्गी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल पत्थर की हो गई।
मैं तुम्हें वो खुशी और वो जिंदगी नहीं दे सकता जो कि कोई और आदमी अपनी पत्नी को देता। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ घुट घुट कर जियो। इसीलिए मैं अब तक शादी से मना कर रहा था। मैंने उसे अपनी सच्चाई की गंभीरता का एहसास दिलाया। मैं उसके चेहरे पर नफरत के हाव भाव देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया। गार्गी के चेहरे पर हैरानी धीरे धीरे एक सुकून भरी मुस्कुराहट में बदलने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर मेरी तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देखा। प्यार तो प्यार होता है संजय। प्यार में ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी संपूर्ण तरीके से ही जी जाए। प्यार में तो सिर्फ प्यार से जिया जाता है। गार्गी ने बड़े ही नरम अंदाज में जवाब दिया। उसकी बातों ने तो मेरे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अभी तुमसे ये मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें किसी भी तौर पर तुम्हारी कोई भी जरूरत कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने झुंझलाकर एक बार फिर से ऊंची आवाज में कहा। मुझे उसकी ऐसी बेवकूफी भरी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। संजय, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी सबसे बड़ी जरूरत तो तुम ही हो, और अगर तुम इस हालत में भी मुझे मिल जाओगे ना, तो भी मैं पूरी जिंदगी खुशी खुशी गुजार दूंगी। उसने मेरे हाथ पर अपने हाथ रखते हुए मुझे भरोसा दिलाया। उसका इस तरह से छूने का एहसास मुझे एक पल के लिए अजीब सा लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में जैसे गहरा झटका लगा। मैंने सोचा कि अगर ये लड़की मुझे इस हालत में भी शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल तो आसान हो गई थी। मुझे ऐसी पत्नी मिल रही थी जो मेरा राज जानती थी और उसे एक्सेप्ट करने को भी तैयार थी। इस तरह से मेरी कमी हमेशा के लिए एक राज ही रहेगी और मेरे घर वाले भी मुझ पर और दबाव नहीं बना सकेंगे। मेरे स्वार्थ ने तुरंत इस सौदेबाजी को सबसे बेहतरीन मौका समझा। क्या तुम सच में मेरा ये राज छुपाकर मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? मैंने इस बात को पक्का करने के लिए आखिरी बार पूछा। मेरे अंदाज में सख्ती थी, लेकिन शक अभी भी बाकी था। हाँ संजय, मैं वादा करती हूँ कि ये राज हमेशा हम दोनों के बीच में रहेगा और मैं दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, उसने खुशी से कहते हुए कहा। मैं आईसीयू से बाहर निकलकर गार्गी के पापा को तसल्ली दी और उन्हें बताया कि मैं गार्गी से शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वो भी खुशी से उछल पड़े। मैं वहां से सीधा अपने गांव की तरफ निकला। अब मुझे अपने पापा के सामने एक नया ड्रामा खड़ा करना था। गांव पहुंचकर मैं सीधा पापा के कमरे में गया। वो उस वक्त बीड़ी पी रहे थे। पापा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनके सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से कहा। उन्होंने बीड़ी एक तरफ फेंकी और हैरत से मेरी तरफ देखा। ये तो बहुत खुशी की बात है संजय। मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। मैं आज ही तुम्हारी शादी की बात अपने दोस्त की बेटी से तय करके आता हूँ। पापा के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट फैल गई। नहीं पापा, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपके दोस्त की बेटी से शादी नहीं करूंगा। मैंने तुरंत उनकी बात काटी और अपना फैसला सुनाया, जिसे सुनकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ और अब मैं अपनी कही हुई बात को वापस नहीं ले सकता। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ घूरा। मैं अपनी क्लासमेट गार्गी से शादी करूंगा। अगर आपको मेरा बसा हुआ घर देखना है, तो फिर मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ गार्गी ही होगी। मैं उसके साथ ही अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करूंगा, वरना फिर मैं सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। मैंने दो टूक शब्दों में अपना फैसला उनके सामने सुना दिया। तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। एक गैर बिरादरी की लड़की को मैं अपनी बहू कैसे बना लूं? पापा ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर मेरी माँ और बड़े भाई भी कमरे में आ गए। ये मेरी जिंदगी का फैसला है पापा। मैंने आपकी बात मान ली है, अब आपको भी मेरी ये बात माननी होगी। मैं अपनी बात पर डटा रहा। काफी देर तक बहस हुई। जहरीले ताने मारे गए। भैया और माँ ने पापा को समझाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर मैं फिर से मुकर गया तो फिर मेरे सिर पर सहरा कभी भी नहीं सजेगा। आखिरकार पापा को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। वो भयंकर गुस्से में थे, लेकिन उन्हें मेरा फैसला मजबूरन मानना पड़ा। कुछ दिनों के बाद मेरी और गार्गी की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। मेरे घर वालों ने गार्गी को दिल से अपना लिया था, लेकिन मेरी शादी करने की खुशी उन्हें बहुत ज्यादा थी। विदाई के बाद जब मैं गार्गी को लेकर अपने कमरे में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से कई सालों का भारी बोझ उतर गया था। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी इस कमी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा।
मैं पहले से अब बहुत ज्यादा बेफिक्र और हल्का फुल्का फ्रेश महसूस कर रहा था। अब कोई भी मुझे शक भरी नजरों से नहीं देखेगा, जैसे कि पहले देखा था। पहले गांव का हर इंसान और रिश्तेदार मेरे शादी ना करने की बात पर सवाल उठाता रहता था, मुझे तरह तरह के ताने देता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं समाज के मुंह पर एक ऐसा ताला लगा दिया था जो कामयाब साबित हुआ था। गार्गी मेरे साथ बहुत खुश थी। वो एक बेहतरीन पत्नी बनकर मेरे घर वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर आने वाली हंसी और उसकी चाहती हुई आवाज सुनकर कोई भी ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कमरे की चार दीवारी के अंदर मैं एक बहुत बड़ा भयानक राज छुपाकर बैठा हूँ। हम पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि दो अच्छे दोस्तों की तरह एक ही छत के नीचे रहने लगे थे। गार्गी ने कभी भी भूल कर मेरी कमजोरी का जिक्र किसी से नहीं किया था और ना ही कभी मुझे किसी भी चीज को लेकर पूछताछ की थी। मेरी जिंदगी बड़ी ही सुकून से बीत रही थी। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अक्लमंद फैसला था गार्गी से शादी करना। मैंने अपनी छुपी हुई जीत पर हर रोज खुद पर गर्व महसूस करता था, क्योंकि मेरा प्लान अब 100% कामयाब हो चुका था। शादी को मुश्किल से अभी 2 महीने गुजरे थे जब एक रात गार्गी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं और वो कमजोर पड़ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गया और तुरंत गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले गया। इमरजेंसी वार्ड में नर्स उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले गई और मैं बाहर बेचैनी से टहलने लगा। कुछ देर के बाद एक लेडी डॉक्टर बाहर आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाए। बधाई हो आपको, आपकी पत्नी मां बनने वाली हैं। डॉक्टर ने बड़े ही खुशहाल अंदाज में मुझे ये बात बताई। डॉक्टर की ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे दिमाग में जैसे किसी ने 100 सुइयां चुभोनी शुरू कर दी थी। मेरे सांस सीने में अटक गई। मुझ पर तो बिजली गिर गई थी। मैं अच्छे से जानता था कि मुझ में क्या कमी है, मगर फिर ये कैसे मुमकिन था। मेरे अंदर अब शक पलने लगा और एक भयंकर तूफान मेरे दिमाग पर हावी हो गया। गुस्सा और बेइज्जती के एहसास ने मेरे खून को जलाकर रख दिया। यानी कि ये औरत चरित्रहीन ही निकली। इसने मेरे साथ इतना घिनौना धोखा किया। अगर ये इस हालत में मेरे साथ रह नहीं सकती थी, तो फिर उसने मुझसे झूठा वादा करके मुझसे शादी करी ही क्यों थी। अब आप ये क्या बकवास कर रही है? ये नामुमकिन है। मैंने गुस्से से चिल्लाया और डॉक्टर को हैरान छोड़कर सीधा गार्गी जिस कमरे में थी वहां चला गया। वो बेड पर लेटी थी और उसकी आंखें बंद थी। मुझे देखते ही उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी, लेकिन मैं तो गुस्से से बौखलाया हुआ था। तुम एक चरित्रहीन और घटिया औरत हो। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं उस पर फट पड़ा और उसके हाथ को जोर से पकड़कर झंझोड़ डाला। मेरी आंखों में खून उतर आया था। ये आप क्या कह रहे हैं संजय? मैंने आखिर किया क्या है? गार्गी घबराकर उठकर बैठ गई और कांपती आवाज में पूछने लगी। अच्छा, मेरे सामने मासूम बनने का अब नाटक मत करो। मैं सब अच्छे से जानता हूँ, समझी? तुम्हें क्या मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या कमी है? तो फिर ये बच्चा किसका है? तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला कर रख दिया है। मैं जोर से उस पर चिल्लाया। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। संजय, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जोर से झटक दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता। वो जोर जोर से रोने लगी और फिर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में कमरे में टहलने लगा। मेरी मुट्ठियां भिज रही थीं और फिर इसी गुस्से में मैंने फैसला सुनाया। तुम्हारे जैसी चरित्रहीन और गिरी हुई औरत के साथ मैं अब एक पल और नहीं रह सकता। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैंने उंगली उठाकर उसे अपना फैसला सुना दिया। तलाक का नाम सुनते ही वो रोते हुए मेरी तरफ देखने लगी और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। ऐसा मत करिए संजय, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं सच कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ। उसने रोते हुए कहा। मुझे तुम्हारी कोई भी झूठी कहानी नहीं सुननी है। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। तुम अब मेरे लिए मर चुकी हो। मैं मुड़कर जाने लगा। भगवान का वास्ता है संजय, एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखिए देखिए, ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपका जो मन करे आप वही फैसला कर लीजिएगा। उसने रोते हुए अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो प्ले करके मेरे सामने कर दी। मैंने नफरत से स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर चलने वाला नजारा देखते ही मुझे भयंकर झटका लगा। वीडियो में गार्गी क्लिनिक में बैठी थी
और उसके सामने एक लेडी डॉक्टर मौजूद थी। वो वही डॉक्टर थी जिसके पास मैंने सालों पहले अपना इलाज शुरू करवाया था, और फिर जब मैं मायूस हो गया तो फिर इलाज को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। ये सब क्या है? और तुम इस डॉक्टर के पास क्यों गई थी? मैंने गुस्से में उससे पूछा। पहले आप पूरी वीडियो तो देखिए और सब सुनिए, तो फिर मैं आपको सब बताती हूँ, उसने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया। वीडियो में गार्गी डॉक्टर को बता रही थी कि वो खुद एक डॉक्टर के पास ना जाने कैसे मेरा सैंपल लेकर डीएनए करवाने गई थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, और मुझे बताए बिना ही उसने डीएनए करवाया। लेकिन उस डीएनए रिपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए इसी डॉक्टर से बात करनी पड़ी। इसी दौरान उसने ये वीडियो भी बनाई ताकि जब कभी भी मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगाऊं तो वो मुझे वीडियो दिखा सके। आपके पति में ये कमी होगी, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी समय में उन्होंने अपना इलाज करवाया हो और जिसकी वजह से उनमें अभी भी उतनी कमी नहीं रही हो, बल्कि कुछ कुछ ठीक हो गई हो। और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा जो है वो 100% आपके पति का ही है। डॉक्टर के ये शब्द मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। उनकी ये बात सुनकर मुझे पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिमाग ये सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। मैंने सोचा कि शायद गार्गी ने मुझे धोखे में रखा है और ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं उसकी बात पर यकीन कर लूं और उसके पाप छुप जाएं। ये वीडियो झूठी है। तुमने उस डॉक्टर को पैसे देकर ये सब खुद उससे बुलवाया है ताकि तुम अपनी चरित्रहीनता को छुपा सको। मैंने मोबाइल जमीन पर पटक दिया और गुस्से से कमरे से बाहर निकल आया। मैंने गार्गी को उस अस्पताल में छोड़ा और सीधा शहर की सबसे बड़ी लेबोरेटरी में पहुंच गया। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद ही अब अपना डीएनए करवाऊंगा ताकि इस औरत को झूठा साबित करके हमेशा के लिए इससे पीछा छुड़ाऊं। मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया और फिर रिपोर्ट के लिए 2 दिन का इंतजार करने लगा। ये 2 दिन मुझ पर जैसे किसी भयानक तूफान की तरह गुजरे। मैं इस बीच गार्गी से कोई भी बात नहीं की। वो मेरे घर वालों के साथ आ चुकी थी, लेकिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा उसके लिए बंद कर दिया था। 2 दिन के बाद जब मैं लेबोरेटरी से अपनी डीएनए रिपोर्ट लेकर निकला तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं गाड़ी में बैठकर जल्दी से लिफाफा खोलकर रिपोर्ट के शब्द चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो बच्चा सच में मेरा ही था। मेरे अंदर ऐसी कोई कमी मौजूद नहीं थी। मेरी कमी खत्म हो चुकी थी। ये सब पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खुशी भी हो रही थी और पश्चाताप भी। सारे जज्बात ऐसा लग रहा था कि एक साथ मुझे बुरी तरह से घेरे हुए थे। मैंने उस औरत पर कितना घटिया इल्जाम लगाया था, जिसने मेरा राज जानकर भी मुझसे सच्चा प्यार किया था। मैंने तेजी से गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी और घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में गया। गार्गी इस वक्त बेड पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं और वो लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधा उसके पैरों के पास बैठ गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तुम पर शक किया। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने डीएनए रिपोर्ट उसके कांपते हाथों पर रख दी। मैं जानती थी संजय, ये सच तो एक ना एक दिन जरूर आपके सामने आएगा। उसने रोते हुए रिपोर्ट देखी और उसे सीने से लगा लिया। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार हो कैसे गया? मुझे तो डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए उससे पूछा, भगवान कभी भी सच्चे प्यार करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता है संजय, ये सब उनकी ही मेहरबानी है। ये कहते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इस बीच गुस्से की वजह से जो तलाक के कागज गार्गी के मुंह पर देने के लिए तैयार करवाए थे वो अपनी जेब से निकाले और उन्हें उसके सामने ही फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं उसके पैरों में पड़ा हुआ था और रोते हुए बोला कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरी ही है। तुमने तो मेरा कितना साथ दिया। वो कहने लगी, नहीं संजय, गलती तो मेरी उस खामोशी की है जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मैंने उससे कहा, नहीं गार्गी, बल्कि मैं ही अपनी इस कमी में इतना अंधा हो गया था कि मैं तुम्हारे प्यार को भी धोखा समझ बैठा। ये सुनते ही उसने मुझे प्यार से उठाया और कहने लगी, पति पत्नी के रिश्ते में दिल में जगह होती है, कदमों में नहीं। गार्गी ने मुझे अपने साथ बिठाया। फिर मुझे याद आया कि सच में मैंने एक बार शहर की उस बड़ी डॉक्टर से अपना इलाज शुरू करवाया था, जिसकी वीडियो गार्गी ने मुझे दिखाई थी। मैंने कुछ महीने नियम से दवाइयां खाई थी, लेकिन फिर मैं बहुत जल्दी ही मायूस हो गया था और इलाज बीच में ही छोड़ दिया था।
मैं नहीं जानता था कि उन दवाइयों ने चुपचाप अपना असर दिखा दिया और मेरी कमी दूर हो गई, क्योंकि बाकी सारे डॉक्टर्स ने तो मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया था और मुझे भरोसा हो गया था कि मैं कभी पिता नहीं बन पाऊंगा। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होने लगा था कि इस औरत ने मुझे मेरी कमी के साथ अपनाया। उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं दिया, लेकिन भगवान ने उसकी अच्छाई की बदौलत ही मेरी कमी को ना सिर्फ छुपा दिया बल्कि मुझे आज पिता बनने की खुशी भी दे दी। ये तो भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार था, या फिर कहूँ कि गार्गी के सब्र और उसकी वफादारी का ही नतीजा था। वो एक बहुत वफादार पत्नी थी और मैं अपनी ही गलतियों की वजह से इस कमी का शिकार हुआ था। लेकिन आज गार्गी की वजह से ही मुझे अपनी सच्चाई पता चल सकी थी। जिंदगी में इंसान बहुत सी गलतियां करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसी पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगा देना होता है। मैंने उस दिन सच्चे दिल से अपनी पत्नी के प्रति अपने दिल में प्यार महसूस किया और मुझे बहुत खुशी थी कि भगवान ने गार्गी को मेरी पत्नी बनाया। दोस्तों, कई बार हम अपनी सोच, शक और अधूरी जानकारी की वजह से दूसरों पर बेवजह इल्जाम लगा देते हैं और अपनी सोच के मुताबिक ही उनके लिए धारणा भी बना लेते हैं। और जिस वजह से जो लोग सच में हमें वैल्यू देते हैं, उनका ही हम दिल दुखा देते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी सोच को एक किनारे पर रखकर हमें पहले अच्छे से जांच परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए। साथ ही हम अक्सर अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर ही फोड़ते हैं, जबकि हमें पूरे आत्मविश्वास से अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समाज से कोई भी संबंध नहीं है। अगर किसी से कोई समानता पाई जाती है तो वो मात्र संयोग मानी जाएगी। धन्यवाद।